Let me ask you, your father was on the podcast, and हमने उनसे कुछ सवाल पूछे, and we asked him about this case that he has going with Prashant Kishore, and he said that जान के Prashant attacked you in that thing. क्या आप भी ऐसे सोचते हैं कि it was a personal thing? First of all, I don't think Prashant Kishore is worth the time that this conclave should waste on. तो सबसे पहले तो वहीं से शुरू करते हैं, बट हाँ, बिकॉज नाउ दैट यू आस्क्ड दिस, आई थिंक इट्स अ पर्सनल अटैक. एंड हम लोग, आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली and I'm a third generation politician, and I've learned one thing from my family and from all these years that I've watched politics, that politics is a fight between ideology. It's not a fight between two people. And you should always refrain from personally attacking somebody, because politics मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है. ये हम लोग जनता के लिए लड़ते हैं, अपने विचारधारा के लिए लड़ते हैं. प्रशांत किशोर purposely brought this issue in a press conference. He didn't say it in a drawing room conversation. He didn't mention it to somebody. It was a proper press conference where he tried to attack me on political legacy. और वो पता नहीं क्या वो बोले कि टिकट के लिए वो मेरे को खरीदा, अटैक किए वो उसके लिए. एंड आई थिंक इट मेड नो सेंस, बिकॉज आप किसको अटैक कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू अटैक मी बिकॉज आई एम अ दलित? आर यू ट्राइंग टू अटैक मी बिकॉज आई एम अ फीमेल? और आर यू ट्राइंग टू अटैक मी बिकॉज यू थिंक आई एम एन स्केपगोट? क्योंकि अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी को अटैक करना है तो एलजेपी में और भी एमपीज़ हैं. लोक जनशक्ति पार्टी को ही अगर आपको अटैक करना था तो उसमें और भी एमपीज़ हैं. व्हाई डिड यू पिक मी आउट? अगर आप मेरे को पिक किए, वो सिर्फ यही एक्सप्लेन करते कि अगर दलित महिला कोई आगे बढ़ रही है तो ये आपका सामंती सोच है. दिस इज़ योर अग्रेसिवनेस, दिस इज़ योर ईगो. ये अहंकार है कि आपको लगता है कि कोई दलित महिला आगे नहीं बढ़ सकती, और अगर कोई बढ़ रही है तो आप उसको पर्सनली अटैक कर दो, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में. यू आर अ फीमेल रिपोर्टर, शी इज़ अ फीमेल रिपोर्टर, वी हैव 3 फीमेल्स ऑन दिस स्टेज. आप बताओ कि हमारे समाज में ये प्रॉब्लम क्यों है कि जब बेटियाँ आगे बढ़ती हैं तो बोल दिया जाता है इसको पर्सनल कोई फेवर मिला इसीलिए ये आगे बढ़ी है. देर आर सो मैनी फीमेल स्टूडेंट्स आउट हियर. आप इनसे पूछिए, अगर ये कभी लाइफ में अच्छा करके चले जाएंगे तो इनके अकम्पलिशमेंट को क्यों जोड़ दिया जाता है पर्सनल फेवर से? अगर आप वंशवाद पे अटैक करते हैं, परिवारवाद पे अटैक करते हैं, तो आप परिवारवाद के प्रोडक्ट्स को अपने पार्टी में क्यों रखें? टॉक अबाउट योर प्रदेश अध्यक्ष, टॉक अबाउट जननायक कर्पूरी ठाकुर ग्रैंड डॉटर. इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल लेगेसी तो आप उसका प्रचार प्रसार करते हो, पर मेरा प्रचार प्रसार करने में आपको दिक्कत हो रहा है. आई एम द बैड कॉप. अगर आपको, यू कांट बी हिपोक्रिटिकल ना. आप एक सेंटेंस में आप मेरी बुराई करोगे और नेक्स्ट सेंटेंस में आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ करोगे. एक ही बारी में आप 2 नाव पे सवार हैं. तो बेसिकली आई थिंक ही हैज़ अ बिहेवियर प्रॉब्लम. ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि हाँ पब्लिक में क्या बोलना है और पब्लिक में क्या नहीं बोलना है, राजनीति में कितना आपको किस तरह का अटैक करना है. कि पर्सनल अटैक से कुछ नहीं. टॉक अबाउट फैक्ट्स, हम लोग लड़ेंगे ना. टॉक अबाउट डेटा, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए. पर ये कह देना कि अरे उसको तो टिकट खरीद के बना दिया गया, क्यों? एक बेटी के ही अकम्पलिशमेंट को ये समाज क्वेश्चन करता है. आप सामंती हैं इसीलिए, आप अहंकारी हैं इसीलिए, आप पेट्रियार्कल हैं इसीलिए, पितृसत्ता वाली आप सोच रखते हैं इसीलिए. आप चाहते हैं बिहार को हम बदल देंगे. आप कैसे बदलेंगे जब आपको एक बेटी का सक्सेस ही नहीं पच रहा है? एक महिला आगे बढ़ रही है, आपको ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या बिहार बदलेंगे? आप जो बात कर रहे हैं कि हम, और दूसरी चीज़, मेरे दादाजी को इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स में 3 P सबसे ज़रूरी होता है. वो दादाजी मेरे पिताजी को सिखा के गए और वो पिताजी मेरे को सिखाए. एंड द 3 P's आर, फर्स्ट इज़ योर प्रेजेंस. प्रेजेंस इन पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज़ पेशेंस. यू हैव टू वेट पेशेंटली फॉर योर टाइम. हर चीज़ हड़बड़ा के नहीं होता, आराम से रहो, सब कुछ समय से होता है. और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कहे, वी आर इन द बिजनेस ऑफ परसेप्शन. सो पोलाइटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी पोलाइट टू एवरीबडी, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू अदर ह्यूमन्स. उनके पास भी इमोशंस है, वो भी सोच रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. तो ये इम्पोलाइट होके, घमंडी होके, अहंकारी होके, ये मेरे को नहीं जस्टिफाई करेगा, ये कभी भी मेरे को नहीं एक्सप्लेन करेगा. दिस इज़ एक्सप्लेनिंग व्हाट ही इज़ एज अ पर्सन. राजनीति में कहाँ आप ये 3 P's देख रही हैं आजकल? इस ज़माने में इंदिरा गांधी के टाइम पे शायद हो,
लेकिन इस ज़माने में कहाँ पे आप ये No, I तीन पीस think देख रहे I हैं? honestly think कि presence is still very much important. People are fighting for a space to be present. And he is present, right? He is sitting in Bihar, unlike your party leader, जो he's spending a lot of time in Delhi. No, It is said. I think जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है तो वो अपना नेगेटिव प्रेजेंस बना रहे हैं. प्रेजेंस का ये मतलब नहीं कि अब हम प्रेजेंट हो गए तो अब हम कुछ भी कर देंगे फॉर पब्लिसिटी. प्रेजेंस का मतलब है कि आपका सकारात्मक प्रेजेंस हो ना, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका प्रेजेंस हो. पर लोगों के बीच है ना, चिराग तो नहीं है. He's hardly there. ऐसा नहीं है. वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी भी वो आरा में रैली करके गए हैं. ही इज़ वेरी मच प्रेजेंट. जहाँ भी जब भी कोई आइडियोलॉजिकल वॉर होता है या फिर कहीं भी अगर प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होता है, ही इज़ वेरी मच हियर. वो अभी केंद्र के मंत्री हैं, उनका अपना मंत्रालय का काम है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के एक्सपेंशन के लिए हम लोग का प्लान्स है. तो ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं है कि हाँ वो अब एक जगह यहाँ पे बैठे रहें. प्रशांत किशोर इज पॉलिटिकली इररेलेवेंट. उसके पास बहुत टाइम है. he can just sit. He has no other job and it's fine for him to sit in wherever he wants. But our party's president, I think he has got a lot of hard work to do and he's continuously working to change the perception of Bihar, which I think is a good idea. शांभवी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अभी हालिया एक बयान से अभी बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, एक प्रश्न उठ गया है और ये कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है. सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैं सभी सीटों से लड़ रहा हूँ. हालांकि उनका रिप्लाई बहुत क्लैरिफाई नहीं है. आप कैसे देखती हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, उसी भाषण में उन्होंने कहा कि हम 243 सीट पे लड़ेंगे, पर उन्होंने ये भी कहा कि हम बिहार के लिए लड़ेंगे और हम गठबंधन को मजबूत करेंगे. बहुत कन्वीनियंटली जो बाद के 2-3 लाइन से उसको कट कर दिया गया और बार बार 243 सीट पे लड़ेंगे उसको प्ले किया जा रहा है. पर इन द वेरी सेम, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर एंड आई हर्ड हिम गिव द होल स्पीच, और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम लोग 243 सीट पे लड़ेंगे और गठबंधन को हम लोग मजबूत करेंगे. वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कहीं भी ये गलत नहीं है कि आप अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं. ऐसा कौन सा दल है जो आज अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं काम कर रहा है? हर पार्टी चाहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें. हर पार्टी चाहती है कि हम लोग का संगठन और मजबूत हो. एज अ कार्यकर्ता ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी, ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि मेरी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट पे लड़े. बट हैविंग सेड दैट, हम लोग ये भी जानते हैं कि गठबंधन के तहत जो फैसले होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं. वो आपको सबको साथ लेके चलना है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ही कहा था कि नहीं, हम लोग गठबंधन को ही मजबूत करेंगे और गठबंधन के तहत रह के, गठबंधन के विपरीत जाके हम लोग कुछ नहीं करेंगे. अपनी पार्टी को मजबूत करना है, हम लोग को हर सीट पे अपना प्रेजेंस दिखाना है, लेकिन हाँ, हम लोग को गठबंधन के लिए अपना प्रेजेंस दिखाना है. आप दलित लीडर हैं. राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया था और तेजस्वी भी कहते हैं कि जुडिशरी में और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की ज़रूरत है. व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? ऑफ कोर्स आई एम इन सपोर्ट ऑफ इट. क्योंकि ये इसलिए नहीं क्योंकि राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने कहा है, क्योंकि बोलते तो वो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है. उनके टाइम में ये सब क्यों नहीं बोला? अपना उनका भी तो टाइम था, उस टाइम पे भी तो वो ये सारी बातें बोल सकते थे. पर हाँ, जातीय जनगणना अगर एनडीए की सरकार ने कराई है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से कि सोशल जस्टिस हो सके, इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो सके. एन्यूमरेशन का जो भी टास्क होता है, जो भी एन्यूमरेशन अकाउंटिंग के लिए क्वांटिटेटिव जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से करते हैं कि सामाजिक न्याय को आप स्थापित कर सकें. तो डेफिनेटली जातीय जनगणना इज़ अ स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. और उसमें ये जुडिशरी में, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और हम लोग हमेशा उसके पक्षधर हैं. तो क्या ये इस चुनाव में ये वास्तविक तौर पर क्या ये मुद्दा बन सकता है? देखिए, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये तो आपके सोशल वेलफेयर का मुद्दा है ना. बट बन जाता है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट है. पर 2024 में ये मुद्दा बन गया था, तो ये भी मुद्दा बन सकता है. मुद्दा तो किसी चीज़ को भी बना सकते हैं आप. मुद्दा आप किसी भी चीज़ को, विपक्ष को नॉर्मली ऐसी चीज़ों का मुद्दा बनाने का शौक है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक रूमर, एक अफवाह ही फैली थी, जबकि हम लोग लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को और मजबूत करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं उसको, संविधान के जो दायरे में, संविधान के जो प्रावधान है उसको और मजबूत करने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो एनडीए की सरकार ने कर, एनडीए की सरकार करी. हमने संसद में भी जब डिबेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन
इलेक्शन था तो हम लोग बहुत क्लियरली ये मैसेज सेंड आउट किए थे कि कांग्रेस की सरकार ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन बार बार किया। तो नेचुरली अगर आप ये सारी चीज़ों को मुद्दा बनाते हैं तो पॉलिटिकल मुद्दा तो कोई भी बन सकता है, उसके लिए दैट्स इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें मुद्दा बन जाती हैं, पर एंड में ये सोचना है कि क्या सही में समाज को किस दिशा में हम लोग को लेकर के जाना है। और रिजर्वेशन जो है वो एक पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन है, और अगर उस पे उसको बढ़ाने का, क्योंकि जाति जनगणना जब होगी और जब हम लोग के पास डेटा आएगा तो उस हिसाब से हम लोग का पॉलिसी शिफ्ट होगा। बिहार में जो चुनाव होंगे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव होगा। इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़रूर ऑपरेशन सिंदूर को उठाएगी और नरेंद्र सरेंडर वाला जो उनका स्लोगन है उसको ज़रूर उठाएगी। क्या नरेंद्र सरेंडर विल इट टेक द सेम रूट एज चौकीदार चोर है, या फिर बिहार में वो रेजोनेट करेगा कि भारत ने बहुत जल्द ही युद्ध विराम किया था? नहीं, ये बिहार में ज़रूर दिखेगा कि भारत ने करारा जवाब दिया है आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि हम लोग सबको याद है कि मुंबई अटैक्स के बाद भारत का कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने भारत के तरफ से कोई एक बंदूक तक नहीं उठा था, और आज भारत ने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है और पूरे देश को एक संदेश दिया है कि टेरर और टॉक साथ में नहीं हो सकता, टेरर और ट्रेड साथ में नहीं हो सकता, विकास की नदी और खून की नदी साथ में नहीं बह सकती। आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और पाकिस्तान IMF से अपना 21वां बेल आउट मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग दोनों के जो प्रोग्रेस है उसमें डिफरेंस है, और भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस किया है ये मैसेज क्लियर कट एक बिहार की धरती से ये पूरे भारत को संदेश जाएगा कि अब एक नया भारत स्थापित हो गया है, और ये नया भारत ना चुप बैठता है और ना ही आप कह सकते हैं कि बैठ के हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये अब वो भारत नहीं, नया भारत है और हम लोग मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये संदेश बिहार पूरे भारत को देगा। शांभवी, आप युवा यंगेस्ट एमपी और जेन जी में आते हैं। आप जेन जी की सोच ही एकदम बायो भी यही है, जेन जी बिल्कुल अलग सोच और आगे की सोचने वाले, जो कहना है वो कहना है, रुकना नहीं है। बिल्कुल। क्या फोकस एरिया है, और ख़ासकर आप महिला भी हैं, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कुछ सोचा है आपने? बिहार चुनाव भी है, कुछ स्पेसिफिक आपके माइंड में है? और एक सवाल ये भी है कि महिलाएं, बच्चियां क्या सुरक्षित हैं, आराम से रात में घूम टहल सकती हैं बिहार में? बिल्कुल, हम भी एक बेटी ही हैं, हम जेनजी हैं तो इतने बड़े भी नहीं हैं, हम भी यंग हैं, और हम अपने सामने, अपनी आंखों के सामने बिहार को बदलते हुए देखे हैं। आज एक स्टोरी हम हमेशा कोट करते कि हम लोग कभी रात में कहीं से आ रहे थे एंड आई सॉ अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स जस्ट बीइंग देमसेल्व्स नॉर्मली हैप्पीली ईटिंग आइसक्रीम ऑन मरीन ड्राइव। जस्ट अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, उसमें कोई भी मेल मेंबर नहीं था, 3-4 लड़कियां थी, वो लोग इन्जॉय कर रहे थे, वो लोग आइसक्रीम खा रहे थे। एंड यू नो इन दैट मोमेंट आई फेल्ट कि हाँ, बिहार बदल गया है, क्योंकि हम लोग वो वाला फेज़, हम तो बहुत छोटे थे, बट हाँ मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो भी अभिभावक हैं, वो लोग सब हम लोग को बताए हैं कि किस तरह से बिहार, हम लोग स्कूल में थे, और किस तरह से जो लोग हैं वो माइग्रेट कर गए, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन इतना ख़राब था। आज राहुल गांधी आते हैं और बिहार में माइग्रेशन पे बोलते हैं, तो वो बताइए कि ये जो पलायन का जड़ है वो बिहार में गाड़ा किसने? हम लोग तो रिवर्स माइग्रेशन के लिए काम कर रहे हैं। माइग्रेशन सिर्फ रोकने के लिए नहीं कि हम लोग के जो बिहार की जनता बाहर गई है वो भी वापस आ सके, और जो जड़ गाड़ के गए वो आ जाके माइग्रेशन पे लंबा लंबा लेक्चर बिहार में देते हैं। सो नेचुरली द सिचुएशन हैज़ शिफ्टेड। देर इज़ अ 25-year-old member of parliament from Bihar. That itself is an example that Bihar is changing. सो इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ पे इतनी सारी आपकी यंग फीमेल स्टूडेंट्स है हु आर नॉट अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। आई थिंक दैट इज़ द चेंजिंग फेस ऑफ बिहार। देर आर सो मैनी रूरल वुमेन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे कितनी सारी ऐसी योजना थी, साइकिल योजना, पोशाक योजना, दीदी की रसोई, जो रूरल वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ शिफ्ट की। देयर इज़ अ होल स्टडी ऑन इट। सो डेफिनेटली जो महिलाओं की, जो बच्चियों की सुरक्षा है, जो स्थिति है, जो आर्थिक सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, वो महिलाओं में बहुत बेहतर हुआ है। एज अ लीडर हम बहुत छोटा छोटा स्टेप्स उठा रहे हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बच्चियों को, महिलाओं को हम आगे। आई हैव डोनेटेड माई 5 years सैलरी टू द कॉज ऑफ एजुकेटिंग वुमेन, एजुकेटिंग गर्ल्स। इसके अलावा आई हैव डिसाइडेड कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को
एजुकेशन पे फोकस करना है। PHC सेंटर्स हैं जितने भी, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उस पे हम लोग को फोकस करना है। जो हेल्थ है विमेन का उसको इम्प्रूव करना है। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू वर्क ऑन द एजुकेशन सिस्टम एंड वी हैव टू इंश्योर good quality education for the girls, for women, and सबसे important financial inclusion. We have to do something to financially educate girls, to financially educate rural women, क्योंकि ये कोई भी कितना भी डिनाई करे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सशक्त महिलाओं को मतलब सशक्त फील कराने में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये हमको भी फील होता है। तो अगर एज समबडी हु बिलोंग्स टू द सिटी, हु हैज़ ग्रोन अप इन अ सिटी लाइक पटना, तो अगर मेरे को इतना एम्पावर्ड अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फील करा सकता है, तो जो महिलाएं हमारी गांव में हैं उनको कितना एम्पावर्ड फील करा सकता होगा। और जैसे दीदी की रसोई की हमने बात की, तो उसमें भी यही था कि कैसे महिलाएं अब आर्थिक रूप से सशक्त हो गई हैं और दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वेल बीइंग ऑफ द इंटायर फैमिली। तो ये अब वो कुकिंग इज़ अ बेसिक स्किल, हर महिला को कुकिंग करने आता है, बट बिहार एक ऐसा पॉलिसी डिज़ाइन किया जहाँ पे इस कुकिंग को एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा गया। सो यू नो यू हैव टू एजुकेट दीज विमेंस की ये विमेन की ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आप पॉलिसी डिज़ाइन करके उनको आप सशक्त कर सकते हो, उनको आप एम्पावर कर सकते हो, उनको आप एजुकेट कर सकते हो और आप उनको आगे लेके चल सकते हैं। I'll go to the audience. Can I have some girls asking questions? Yes. Have you ever faced stereotype as woman leader in politics, and how you faced it, and what message you give to young girls as me for that we also have a strong power like you? So sweet. Thank you, Sarah, for your question. Yes, as a woman, I have faced a lot of stereotypes. हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हम चुनाव नहीं लड़े, हम पहले पेट्रियार्की से लड़े, मिसोजिनिस्ट से लड़े, उस थॉट से लड़े कि हम क्यों और कोई और क्यों नहीं, और फिर जाके हम चुनाव लड़े। तो वहाँ तक का रास्ता ही पूरा लड़ते लड़ते वहाँ तक हम लोग पहुँचे। हैविंग सेड दैट, आज भी ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अब आप राजनीति में आ गई हैं तो आपका घर कौन संभालेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। सो माय फादर हैज़ 3 daughters एंड वी आर 3 sisters। तो मेरे से हमेशा ये पूछा जाता है कि क्या आप राजनीति आपको इसलिए करने को मिला क्योंकि आपका कोई भाई नहीं था। सो दैट्स ऑल्सो अ पेट्रियार्कल क्वेश्चन। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। चुनाव के टाइम पे लोग कहते थे इनको आप वोट दे दो और इनके पिताजी और इनके पति सब कुछ संभाल लेंगे। ये सारा चीज़ भी बहुत सारा होता है, स्पेशली अभी भी रूरल एरियाज़ में ऐसा सोच काफ़ी बदला है, बट अभी भी बहुत हद तक लोग ऐसा सोचते हैं। ये हम लोग का इनबिल्ट सिस्टम है। पेट्रियार्कल थॉट जो है ना, वो सोशल कंडीशनिंग ही हो जाता है। वो लोग वैसे सोचने लगते हैं कि दिस इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग। एंड पेट्रियार्की के लिए सिर्फ मेल मेंबर्स नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, फीमेल मेंबर्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि हाँ दिस इज़ माई जॉब, हमको ही घर संभालना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पेट्रियार्की, बट आई विल से दैट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। हम लोग एक ऐसे समाज से आते हैं जिसमें नारी सम्मान के लिए महाभारत और रामायण हुआ है। तो नेवर फॉरगेट दैट। कैंडल लेना हम लोग को आगे चल के लोग सिखा दिए कि कैंडल पकड़ के मार्च करो, पर हम लोग का इतिहास गवाह है कि नारी सम्मान में महाभारत हुआ है भारत में। तो इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर दैट, यू हैव टू ऑलवेज हैव द करेज टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स। जैसे आपके थोड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता होता है, बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ असंभव हो, उसको आप नहीं पा सकते। एवरी डे यू विल फील कि यार हमको शायद बिकॉज आई एम अ फीमेल हमको गिराने का कोशिश किया जा रहा है, बट इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, इफ़ यू हैव द करेज टू चेज योर ड्रीम्स, इट विल बिकम वेरी वेरी ईजी। एंड यू ऑलवेज आई कीप सेइंग दिस दैट ऑल द women in Bihar, I am standing with you, I am standing beside you, and if there is any pressure or any kind of if you ever feel कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, उस टाइम भी हम आपका साथ दे रहे हैं। It's an interesting take. Since you people are women journalists, of course there are men also, but आप journalism में जा रहे हैं, just remember Suchitra sitting here, I'm sitting here, it's not easy even in journalism for women. जैसे शाम्भवी सेड, वी ऑल्सो फेस द सेम थिंग। आप जब कवरेज करने जाते हैं, लेट नाइट वापस आते हैं, पेरेंट्स डोंट लाइक इट और योर स्पाउस मे नॉट लाइक इट कि ये कैसी नौकरी है,
टीचर की नौकरी कर लो, दोपहर को वापस आ जाओगे, एटलीस्ट यू डोंट हैव टू गो टू वर्क. कुछ ऐसे एरियाज में हम लोग जाके रिपोर्टिंग करते हैं विच इज़ नॉट कंसिडर्ड सेफ फॉर women, लेकिन हम जाते हैं, वी फाइंड सेफ्टी मेजर्स somehow or the other. Also, when you get to a position of choosing and helping people, you should help women too. Yes. Let me tell you, when I was a reporter of Suchitra's age, I wasn't sent out on locations क्योंकि मेरा जाना मतलब कैमरामैन के लिए अलग रूम, मेरे लिए अलग रूम. अगर मेल रिपोर्टर जाएगा तो मेल रिपोर्टर और कैमरामैन एक कमरा शेयर करते हैं, तो उसमें कंपनी के लिए पैसे बच जाते हैं. जब टैक्सी में जाते हैं तो दे शेयर अ टैक्सी, इट इज़ ईजियर. विमेन हैव टू ये संकोच करना पड़ता है. कंपनीज ऑल्सो रीथिंक. लेकिन आज द इंक्लूसिविटी हैज़ इंक्रीज. So as you journalists get onto the field, you'll realize it's much easier for you क्योंकि it became easier for Suchitra, and for Suchitra it became easier because of me. Same way for Shambhavi also, it's become slightly easier for her as compared to say the earlier generation of women politicians जिन्हें assignments नहीं दिए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, आप शहरी इलाकों में लड़ो, don't fight in rural areas. These are प्रॉब्लम्स दैट यू विल फेस, बट इट डिपेंड्स कि आप अपनी बाउंड्री कहाँ तक रोकना चाहते हो, और इट शुड बी योर चॉइस कि आप अपनी बाउंड्री कहाँ पर सेट करना चाहते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबडी? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अपकमिंग बिहार इलेक्शन में महिलाओं को राजनीतिक भूमिका को बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. हम लोग की सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल वो लोग लेके आए हैं, और उसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है. हम लोग आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जो टिकट्स है वो महिलाओं को, बिकॉज ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को ज़रूर मिलेगा. विमेन लीडरशिप भी फ्रॉम द लास्ट आई थिंक 5-10 ईयर्स विमेन लीडरशिप भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है. पॉलिटिक्स में आई थिंक बहुत बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को नहीं इनकरेज किया जाता है आने के लिए, बिकॉज बहुत ही इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब. इसमें बहुत सारे जगह जाना पड़ता है, बहुत कंफर्टेबल सेटिंग नहीं होता है. इट्स अ पब्लिक जॉब. आप हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद भी ये फील किए हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं बैक स्टेप ले लेती हैं. वो लोग संगठन और ये सब के साथ तो बहुत काम करती हैं, पर जब टिकट का बात आता है तो कहीं ना कहीं उनके संकोच रहता है. फैमिली प्रेशर भी रहता है कि अब कहाँ जाना है. दैट वे आई वॉज वेरी लकी दैट आई वॉज बॉर्न इन टू अ वेरी प्रोग्रेसिव फैमिली. आई गॉट मैरिड इन टू अ वेरी प्रोग्रेसिव फैमिली एज वेल. सो वो मेरे साथ था. बट हाँ, जैसा कि स्मिता मैम ने कहा कि अब मतलब नाउ आई विल मेक इट ईजियर फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ वेमेन टू कम इन पॉलिटिक्स. तो डेफिनेटली हम लोग इसके लिए काम, अपनी पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो वो एक लौती ऐसी पार्टी है जो 5 में से 2 सीटें महिलाओं को दी. अगर आप प्रपोर्शन भी लेंगे तो दैट इज़ 40%. तो ऐसे ही हर पार्टी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को आई थिंक सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका कुछ परसेंटेज ऑफ टिकट्स महिलाओं को ही देना है, ताकि विमेन लीडरशिप को और केटर हम लोग कर सकें, और देन वो ये प्रोफेशन भी धीरे धीरे और इंक्लूसिव होते जाएगा. जैसे नाउ इफ़ आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम समस्तीपुर, आई विल इंश्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मेरे साथ काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं संगठन में आगे चले. तो ये स्टेप जैसे हम ले रहे हैं, वैसे और भी जितने विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको लेना चाहिए. अपने पार्टी में जब चुनाव का टाइम आएगा तो ये बात मजबूती से रखना और इंश्योर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ जीत करके हमारा प्रतिनिधित्व करें, ये सुनिश्चित करना. आई थिंक दैट इज़ हाउ a good plan. It makes a lot of difference. See, for example, Suchitra does Parliament beat. तो Parliament में reporting करती हैं, तो because we have several women reporters also. पहले in my time what used to happen was जब women parliamentarians निकलती थी ना, तो हार्ड पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछते थे उनसे. जैसे मिलिट्री इश्यूज पे नहीं पूछा, ऑपरेशन सिंदूर पे विमेन पॉलिटिशियन से सवाल नहीं पूछा जाता था. जब मुंबई टेरर अटैक हुआ या उससे पहले कारगिल का या जो भी था, nobody used to ask questions on tough political questions. गैस के चूल्हे का दाम बढ़ गया, इसके ऐसे सवाल पूछे जाते थे. बट अब बिकॉज वी हैव विमेन रिपोर्टर्स, मोर विमेन रिपोर्टर्स डूइंग पार्लियामेंट बीट, इसकी वजह से सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड
to men and to women. She'll come to you and ask you the same question, as she'll probably go and ask, you know, a Piyush Goyal, or she'll ask a Nitin Gadkari, or anybody else, or she'll ask a Jaya Bachchan. It's the same question which she'll ask all of you. So I think because we have more women in the workforce, this is the reason that you get a more diverse viewpoint. Any other question? मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल अक्सर सुना जा रहा है कि चिराग पासवान को बिहार का फेस बताया जा रहा है, उनके लिए नारे भी लगते हैं। क्या आपको लगता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के लिए एक बेहतर और योग्य विकल्प हो सकते हैं? अलायंस पार्टी जेडीयू है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ऐसे में चिराग पासवान को कहाँ देख रही है, क्योंकि वो अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। और जहाँ तक रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्र मंत्री श्री चिराग पासवान जी की, तो उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हम विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके लिए हर पार्टी ये एक पार्टी का निर्णय होता है और हर पार्टी जिसको भी विधानसभा चुनाव में फील्ड करना चाहे वो उनको फील्ड कर सकती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने आप को इस लोकसभा चुनाव में डेफिनेटली अपने आप को प्रूव किया है, क्योंकि उनकी पार्टी उनसे छीन ली गई थी, उनका अस्तित्व उनसे छीन लिया गया था। उनके पास उनकी पार्टी में एकमात्र वो खुद एक सांसद थे, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत से, अपने योग्यता से, अपने पॉलिटिकल इंटेलिजेंस से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि एक सांसद की पार्टी को 5 सांसद मिले। तो डेफिनेटली उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन कितना है उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक हम लोग, हर पार्टी चाहती है कि उनका नेता सर्वोच्च स्थान पे जाए। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो चाहेगी कि मेरा नेता आगे नहीं जाए। हर पार्टी चाहती है कि मेरा नेता सबसे आगे जाए। हम लोग भी लोक जनशक्ति पार्टी के, हम लोग भी हमेशा चाहेंगे कि मेरे नेता के लिए जो सबसे बेस्ट पोजिशन हो वही पोजिशन उनको मिले। तो ये हर पार्टी का सोच होता है, हर पार्टी इसको चाहती है। पर जहाँ हम लोग जब गठबंधन में होते हैं तो आपको गठबंधन के जो बाकी दल हैं उनको भी आपको लेके उनको चलना पड़ता है। और ये जब तमाम सीट का नेगोशिएशन होता है, किस तरह से चुनाव लड़ना है, सीट कैसे नेगोशिएट होगा, कैसे सीट का बंटवारा होगा, ये जब बड़े नेता तमाम दल के साथ में बैठते हैं तब ये निर्णय लिया जाता है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिहार का नेतृत्व करते हुए देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल हम उनको करते हुए देखते हैं। हम बिल्कुल चाहेंगे कि मेरे नेता आगे जाएं और बिहार नहीं पूरे भारत के नेता वो बने, जो कि वो बन चुके हैं। पर हाँ, वो एक विकल्प है कि नहीं, ये चीज़ गठबंधन के तहत डिसाइड होगी। उनको कभी भी हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि वो कोई एक ऐसा निर्णय लें, वो कोई ऐसा एक, और उन्होंने भी ये खुद कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर सीएम के लिए अभी हम नहीं, सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, ये हम उन सीएम का सीट कंटेस्ट नहीं, मतलब वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, ये उन्होंने क्लियरली खुद कहा है। पर जहाँ तक रही बात कि वो बिहार का नेतृत्व कर सकते कि नहीं, वो बिल्कुल सक्षम है बिहार का नेतृत्व करने के लिए। पर वो इस बार करेंगे कि नहीं, ये पार्टी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि वो उनकी संसदीय बोर्ड जो है वो इस पर अंतिम निर्णय लेगी। शांभवी, सभी पिता, सभी फादर की तरह आपके फादर ने भी आपको अच्छी एजुकेशन दी, संस्कार दिए, और यही वजह है कि डेफिनेटली आज आप इस पोजीशन में हैं, इतने यंग एज में एक एमपी बनी। लेकिन आप पर जिस तरीके के आरोप लगे, आपके फादर पर आरोप लगे कि टिकट खरीदा गया और इस तरीके के जो नैरेटिव एक सेट, आपको लगता है ये एक नैरेटिव सेट हो रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से, और इसका खामियाजा आने वाले इलेक्शन में आपकी पार्टी को होगा? और दूसरा, इसका एक और दूसरा भी पहलू है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में बहुत ही कॉमन बात है कि अगर कोई आता है, अपने फादर उनके हैं पॉलिटिक्स में है, ये तेजस्वी का ले लीजिए या फिर कोई भी है, तो उन सब पर इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं, परिवारवाद वाला। तो ये दोनों में आपके क्या व्यूज़ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आई सेड कि प्रशांत किशोर फॉर मी इज़ पॉलिटिकली इररेलेवेंट। तो वो क्या कहते हैं, वो नैरेटिव सेट होगा कि नहीं है, दैट इज़ बियॉन्ड क्वेश्चन। क्योंकि ये नैरेटिव सेट होने, मतलब इसमें कुछ नैरेटिव सेट होने का बात ही नहीं है। ये उनका एक पर्सनल थॉट है, ये वो एक अपने दिमाग में ये पता नहीं कैसे वो सोचे और वो जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बोल दिए, उसका कोई आधार नहीं है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप यही साबित कर दीजिए कि मेरे पिताजी का मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चुनाव के पहले बात हुआ, क्योंकि हम ऑन रिकॉर्ड कहें कि मेरे पिताजी का कोई रोल था ही नहीं टिकट में। मेरे पति सायन कुणाल
चिराग पासवान जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़े भाई की भूमिका में वो हमेशा से रहे हैं। और जब हमने ये फैसला लिया कि हाँ लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो सायन वॉज द वन हु वेंट एंड परसूड अ टिकट फॉर मी। इट वॉज नॉट माई फादर एंड आई हैव सेड दैट अ मिलियन टाइम्स। बट ये उनका कुछ ये सोच लिए कि ये ऐसे हुआ, या उनको कोई अपने ड्राइंग रूम, पता नहीं वो किन टाइप के कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं कि उनको वो लोग ये सब इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं। फिर उसके बाद आई थिंक इट वॉज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल एंड इररेडिकल बिहेवियर टू मेक अ पर्सनल कॉमेंट ऑन समबडी एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड दैट टू अ वुमन, बिकॉज आई थिंक वो हमेशा, जैसा हमने कहा, बिहार बदलने की बात करते हैं, पर जब बिहार बदलता है तो ये उनको पच नहीं रहा है कि अगर कोई दलित महिला आगे जा रही है, आप आरोप किसी पे आप लगा रहे हैं। कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि आप ये आरोप किसी पे भी लगा सकते थे ना, आप किसी को भी, किसी के लिए भी बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको मेरे को अटैक करना था, यू थॉट कि एक दलित महिला को अटैक करना सबसे आसान है, तो आपने उसको अटैक कर दिया। ये अटैक आपकी करने की किसी और की हिम्मत ही नहीं हुई, आप में उतना हिम्मत ही नहीं था कि आप किसी और को अटैक करते। आपको लगा कि ये एक ईजी अटैक है, हम इसी को अटैक कर देते। आप क्यों किए? व्हाट वाज योर बेसिस? ये हम लोग पूछ रहे हैं। नैरेटिव तो ये चुनाव में कुछ नहीं सेट होगा, पर हाँ मेरे फादर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे लिए नहीं, हर बिहार की बेटी के लिए जिसके कैपेबिलिटी को क्वेश्चन किया जाता है। वो इसीलिए नहीं लड़ रहे कि प्रशांत किशोर शांभवी चौधरी को टारगेट किया, वो इसीलिए लड़ रहे कि आगे चल के जब कोई बेटी कुछ अपने दम पे हासिल करे तो उसको कोई और क्वेश्चन करने वाला पब्लिकली नहीं हो। क्यों ऐसा होता है कि हमारी समाज की बेटी को ही क्वेश्चन किया जाता है? क्यों ऐसा होता है कि जब बेटियां आगे बढ़ती है तो उसको तुरंत पर्सनल फेवर से जोड़ दिया जाता है? तो डेफिनेटली एक थॉट प्रोसेस का, जब परिवारवाद और वंशवाद पे वो अटैक कर रहे हैं, तो वो पहले बताएं कि उनके अध्यक्ष का क्या क्वालिफिकेशन है, उनका खुद का क्या क्वालिफिकेशन है। आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पोती को अपना पार्टी ज्वाइन कराए और वो प्रचार प्रसार किए, वो परिवारवाद नहीं है। पर अगर हम सामान्य दलित परिवार से आके चुनाव लड़के चुनाव जीतते हैं तो ये आपके लिए परिवारवाद है। आप किसको क्वेश्चन कर रहे हैं? समस्तीपुर की जनता को आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आई एम एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समस्तीपुर लोकसभा, हम चुनाव लड़ के जीत के वहां पे गए हैं, और आप आज इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल इंटेलिजेंस समस्तीपुर की जनता का आप क्वेश्चन कर रहे हैं। हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप जो संसदीय पद है आप उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे बस अपने अहंकार में। आप ये कहते रहे कि हाँ कोई भी आप चुनाव टिकट खरीद के आजकल कोई भी एमपी बन सकता है, आप ये करके संसदीय पद की गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। इसमें आप अपने आप को, अपने बिहेवियर को और आप अपने थॉट प्रोसेस को आप एक्सपोज किए। मेरा कुछ इसमें नहीं बिगड़ा है, पर ये ज़रूर ये बताता है कि आपकी क्या सोच है राजनीति को लेके, और आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी राजनीति छोड़ के जाना चाह रहे हैं। ये मेरे संस्कार नहीं है। मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, मेरे ससुर जी ने हमको ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम पब्लिकली किसी पे पर्सनल अटैक करें अपने पॉलिटिकल प्रिविलेज के लिए। हम लोग डेटा पे काउंटर कर सकते हैं, हम लोग फैक्ट्स पे काउंटर कर सकते हैं, पर इस तरीके से किसी को ह्यूमिलिएट करना, ये, और स्पेशली एक दलित महिला को, बिल्कुल ही गलत है। और ये हमारे संस्कार नहीं है। अब उनके वो क्या सोचते हैं और वो ऐसा क्यों किए, उस पर तो वो बेटर आई थिंक आंसर दे पाएंगे। बट डेफिनेटली ये पूरे बिहार के लिए एक मैसेज है कि ये सारे जो बाहर से लोग आते हैं, सामंती सोच रखते हैं, और जिस तरह से ईगोइस्टिक ये पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, नकारात्मक सोच वाली पॉलिटिक्स, ऐसा हम लोग प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की राजनीति में बिहार आगे बढ़े, बिहार की जनता आगे बढ़े, बिहार की बेटियां आगे बढ़े, बिहार के किसान आगे बढ़े, बिहार के मजदूर आगे बढ़े। पर ये वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम बिहार बदल देंगे, पर बदलाव से बहुत डरते हैं। आप प्रशांत किशोर को भी बाहर वाला कह रहे हैं, और राहुल गांधी को आपने अतिथि भी बोला हुआ है कि वो अतिथि की तरह आते हैं बिहार में। और अतिथि देवो भव, बिहार अतिथि देवो भव का संस्कार है। हम लोग हमेशा अतिथि का स्वागत करते हैं। वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष से हम लोग डरते नहीं हैं। वो जितनी बार आना चाहे वो आ सकते हैं। पर हाँ, ये बात तो सच है कि हमेशा कांग्रेस की सरकार ने हमेशा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है।